Yes, students. Today's topic is sequence models and recurrent neural network. Well, we have already talked about how the transfer learning works and how we code it and what types of the scenarios that we can face while we are applying the transfer learning. And we have already discussed the type of convolutional neural network and what types of the operation those are being performed in neural network and how it works and how we can develop the ultimate output. Even we have also seen some examples regarding this, and we have applied the pooling, padding and all types of the operations. I have already told you that this type of neural network, the CNN, is a type of a neural network that is particularly used specifically for image recognition task, or you can say the task that is more related to the image classification or something like this, or to classify the certain objects from the images. So in this case, today we are going to talk about the sequence models and recurrent neural network. I hope so you have already familiar with this terminology, the recurrent neural network, or RNN. Sometimes we call it RNN. In this lecture, I am going to take you through some examples as well, that how to apply this and what type of why we need it and what types of application that we daily come across in order to run this type of network. So let's start our discussion. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये why we need for a neural network dealing with sequence. ये sequence होता क्या है? देखो, सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होता है जो कि ना सीक्वेंस वाइज ही इंटरप्रेट हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, अदरवाइज हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। अब ऐसा डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा हमारे पास होता है जैसे कि कोई ऑडियो डाटा, मतलब ऑडियो सिग्नल। आपने देखा होगा कि जो ऑडियो सिग्नल होते हैं वो लाइक दिस वन होते हैं, मतलब ये एक एनालॉग सिग्नल होता है। और अगर हम इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट भी कर दें तो वो ये हमारे पास 0110 समथिंग लाइक इस तरह का हमारे पास बन जाता है। और अगर इसमें से एक बिट भी चेंज कर दी जाए तो हमारा ये टोटल सीक्वेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। सो ये चीज हमारे पास सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ डाटा। अब जैसा कि हमने पहले बात की थी हमारे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के केस में, उसमें कोई सीक्वेंस हमने फॉलो नहीं किया था, बल्कि हमने काम किया था किसके ऊपर? इमेजेस के ऊपर। इमेजेस हमारे पास कुछ इस तरह के थे, लाइक दिस वन। अब इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि ये इनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस हो, बल्कि इसकी जनरलाइजेशन की जाती है। मसलन अगर इमेज में हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हो सकता है कि एक इमेज में तमाम का तमाम स्प्रेड इधर हो, और फिर जिस इमेज को हम रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं उसमें हो सकता है ये ऑब्जेक्ट का तमाम स्प्रेड इधर हो। सो ये इमेजेस के केस में तो हमें जनरलाइजेशन चाहिए होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारा डाटा बिल्कुल सीक्वेंस्ड है, जो कि सीक्वेंस डाटा कौन कौन सा होता है, लाइक हमारे पास स्पीच सिग्नल्स होते हैं, या हमारे पास कोई बिट फॉर्म में डाटा होता है, या टेक्स्ट का डाटा होता है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला। अगर इस टेक्स्ट में सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया जाए, मतलब मैं ये नीड यहाँ पे लगा दूं और न्यूरल यहाँ पे लगा दूं और नेटवर्क कहीं और लिख दूं ये वाला वर्ड, तो ये टोटली आपको इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस चेंज करने से एक चीज का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो ये हमारे पास होता है सीक्वेंस डाटा, कि जब आपके पास डाटा कुछ इस फॉर्मेट में हो कि जिसमें कुछ सीक्वेंस हो और उन सीक्वेंस को हमने फुलफिल करना हो इन ऑर्डर टू क्लासिफाई समथिंग, तो इसको आप कहते हो सीक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्वेंस इन द डाटा दैट नीड्स टू बी मेंटेन इन ऑर्डर टू क्लासिफाई और इन ऑर्डर टू जनरेट द आउटपुट फ्रॉम आवर नेटवर्क। अच्छा, इन्हीं में एक टाइप्स होती हैं। वैसे तो इसमें कई तरह के न्यूरल नेटवर्क होते हैं, लेकिन जो इसकी सबसे कॉमन टाइप है वो हमारे पास है रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और उसको हम कहते होते हैं RNN, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क।
ये जो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है ये दरअसल इसी तरह के सीक्वेंस मॉडल को डील करने के काम आता है। मतलब यही जो आपके पास ये इस तरह का सीक्वेंस डाटा होगा ये उसको डील करेगा। यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में ये लिखा भी है, द ब्यूटी ऑफ द रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क लाइज इन द डाइवर्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन व्हेन वी आर डीलिंग विद द RNN, दे हैव ग्रेट एबिलिटी टू डील विद द वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट टाइप्स। मतलब हमारे पास चाहे कोई स्पीच सिग्नल हो, चाहे कोई बिट फॉर्म में सिग्नल हो, या चाहे जिस तरह के भी सिक्वेंशियल सिग्नल हो, ये उसके ऊपर काम करेगा। मतलब ये वाला नेटवर्क फिजिबल है। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये मतलब ये नेटवर्क है क्या और ये क्यों हम डाटा इस तरह का यूज करते हैं और किस कहाँ पे क्या यूज होगा। सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस डाटा की हम एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस डाटा होता क्या है? कुछ यहाँ पे मैं आपके सामने सीक्वेंस डाटा की एग्जांपल्स लेके आया हूँ। मसलन हमारे पास एक एप्लीकेशन एरिया है सेंटीमेंट एनालिसिस या सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ अ टास्क ऑफ सिंपली क्लासीफाइंग द ट्वीट्स। मतलब आप ट्विटर्स देखते हो कि ट्विटर पे हमने कई तरह का डाटा जो है वो क्लासीफाई करना होता है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स को हमने देखना होता है कि ये कमेंट्स की कौन सी टाइप है, मतलब ये नेगेटिव कमेंट्स हैं या पॉजिटिव कमेंट्स। सो हेयर द इनपुट वुड बी द ट्वीट ऑफ द वेरिंग लेंथ। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास ट्वीट की लेंथ 100 वर्ड्स है और उन 100 वर्ड्स को मैंने फर्दर क्लासीफाई करना है कि वेदर दीज कमेंट्स आर रिलेटेड टू नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब जो आपका ट्वीट करने वाला पर्सन है, क्या वो नेगेटिव उसका एक अप्रोच थी, या उसने नेगेटिव वे में कमेंट किया है, या उसने किसी चीज को निगेट किया है, या उसने किसी चीज को पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब किया है। सो ये चीज हमारे पास एक सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व की जाती है, सीक्वेंस डाटा के थ्रू। अब इसका डाटा सीक्वेंस्ड है। सो हियर द इनपुट वुड बी द ट्वीट्स ऑफ द वेरिंग लेंथ व्हाइल द आउटपुट्स इज अ फिक्स्ड टाइप एंड साइज। मतलब हम क्लासीफाई कर सकते हैं इसकी बेस के ऊपर कि ये आउटपुट क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सीक्वेंस डाटा। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस डाटा की जो टाइप है वो हमारे पास है इमेज कैप्शनिंग। इमेज कैप्शनिंग, फॉर एग्जाम्पल हियर लेट्स से दैट वी हैव एन इमेज फॉर विच वी नीड टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। मैं आपको ये कहता हूं कि हम अपने नेटवर्क को ये इस तरह का कुछ डाटा देते हैं और ये डाटा देने के बाद तो अब जो ये डाटा होगा, इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं अगर किसी भी आपके क्रॉलर को या किसी भी सर्च में कोई इमेज दूं और वो इमेज से फौरन पता चल जाए कि ये इमेज के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास जो डाटा होता है वो डाटा से मतलब हमने ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है इमेज की बेस के ऊपर, मतलब उसकी कैप्शनिंग हमें पता चले। जैसा कि इस वाले जो केस है, इस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हो, इस इमेज में हमारे पास 2 dogs प्लेइंग इन द ग्रास, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। अगर मैं ये वाला इमेज देखता हूं तो इसमें ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ए पर्सन राइडिंग अ मोटरसाइकिल ऑन अ डर्ट रोड। और अगर इसमें देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ यंग पीपल प्लेइंग अ गेम फ्रिस्बी। और अगर मैं इसमें देखता हूं तो इसमें भी ऐसे ही है, 2 हॉकी प्लेयर्स आर फाइटिंग ओवर द पक। मीन्स टू से कि हम ये कह सकते हैं द इमेज एंड द सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज अ आउटपुट। मतलब मैं अगर कोई इमेज दूं तो मुझे कोई सीरीज ऑफ वर्ड्स मिलना चाहिए आउटपुट में कि जो कि उसका सिमेंटिक को जाहिर करे कि इन फैक्ट इस इमेज में हो क्या रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सीक्वेंशियल डाटा। हियर द इमेज माइट बी ऑफ द फिक्स साइज बट द आउटपुट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिंग लेंथ। मतलब इमेज आपका लाइक ये वाला इमेज हो सकता है और इस इमेज को जब मैं अपने नेटवर्क को फीड करूंगा तो ये जो लेंथ है ये हो सकता है हर नेटवर्क वेरिंग लेंथ में दे। मतलब ये चीज वेरी कर सकती है। मतलब आप 2 मॉडल ट्रेन करते हो और दोनों मॉडल को अगर आप ये इमेज दे देते हो और ये इमेज पहले एक मॉडल को देते हो फिर दूसरे मॉडल को देते हो और दोनों मॉडल्स को ये फीड करने के बाद आपको ये पता चलता है कि दरअसल ये जो इमेज था उसकी हर दफ़ा कोई डिफरेंट कैप्शनिंग आती है, तो दैट वुड बी योर वेरिंग sequence of words that we are expecting from our neural network. Here the image might be of the fixed size but the output is a description of varying length that I have already told you. So this is also a type of a sequential data.
Let's talk another example, and this is very popular example. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जो कि आप नॉर्मली देखते भी हो, आपने देखा होगा, आप गूगल ट्रांसलेटर में चले जाओ और वहाँ पे जाके आप देखो, आप उसको कोई डाटा दो, उस डाटा से आपको कोई आउटपुट मिले, मतलब मैं इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ या इंग्लिश से किसी और लैंग्वेज में बनाता हूँ, तो वो बाकायदा सिमेंटिक्स यानी इन सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैंने इस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया किसमें, फ्रेंच में. और फ्रेंच में जब ये कन्वर्ट हुई तो देखो उन जो वर्ड्स थे उनका सीक्वेंस मद्देनज़र रहा, मतलब उनका सीक्वेंस मेंटेन रहा. अगर सीक्वेंस खत्म हो गया तो टोटली मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा. This basically means that we have some text in particular language, let's say English, and we wish to translate it in the French. And each language has its own semantics and would have varying length for the same sentence. So here the inputs as well as the outputs are of the varying length. मतलब अब आपके पास इनपुट और आउटपुट की वेरिंग लेंथ हो सकती है. कैसे? देखो ये इनपुट हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, ऑलमोस्ट 3.5 जो थे ये सेंटेंसेस थे, लेकिन जब वो आउटपुट में कन्वर्ट हुए तो वो कितने में बदल गए, 1, 2, 3, 4 एंड हाफ, ऑलमोस्ट 4.5 के अंदर. लेकिन सिमेंटिकली इनका मतलब वही रहा जो कि इंग्लिश में मतलब था. सो हमने कोई ऐसा नेटवर्क बनाना होता है या कोई ऐसा मॉडल हम डिवाइस करते हैं जो कि इस तरह के टेक्स्ट के ऊपर काम करे. ऑल्दो के काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज भी आजकल अवेलेबल हैं जो ये काम करती हैं, बट बिफोर गोइंग डीप डाइविंग इनटू द लाइब्रेरीज वी नीड टू अंडरस्टैंड how the sequential data or how this type of a data works in terms of while we are predicting something from our data, how it works. So this is also a type of an example that is basically used in this type of a data. So RNN can be used for mapping the inputs to the output of varying types. Lengths are fairly generalized in their application, मतलब length vary कर सकती है, doesn't matter. Looking at their application, let's see how the architecture of RNN looks like. मतलब अब हम बात करते हैं कि ये हमने एप्लीकेशन तो देख ली, लेकिन इन एप्लीकेशंस को ये ऐसे नेटवर्क का ये आर्किटेक्चर होगा कैसा जो कि प्रीवियसली तमाम चीज़ों के सिमेंटिक्स को मेंटेन करते हुए एक आउटपुट जनरेट कर रहा है. So by keeping the discussion short, let's discuss about what type of architecture there that is being used in order to process this type of input. So what's this? Let's start. So ये recurrent neural network होता क्या है? मतलब आप ये समझो कि आप पहले ऑलरेडी देख के आए हो कि हमारे पास कई तरह के जो मतलब CNN के आर्किटेक्चर हमने देखे, हमने लीनेट देखा, रेसनेट, हमने एलेक्सनेट देखा और इस तरह का हमने एक और आर्किटेक्चर देखा. इन तमाम आर्किटेक्चर्स के अंदर आप देखो कि हमारे पास नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, मतलब हिडन लेयर्स बढ़ती जाती हैं. अब जैसे ही हिडन लेयर्स बढ़ती जाती हैं, बढ़ते बढ़ते वो हिडन लेयर्स, अगर तमाम हिडन लेयर्स एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं तो उनका प्रीवियस हिडन लेयर का अपने अपकमिंग लेयर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. ये हमने बात डिस्कस की थी. मतलब अगर आपके पास सॉर्ट ऑफ लाइक यहाँ पे हिडन लेयर थी, ये वाली एक ये हिडन लेयर थी, इन दो हिडन लेयर्स का अगर आपस में कोई तल्लक नहीं है तो इट मीन्स कि ये जो इनपुट होगी उनको इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करेंगी. सो हेयर द इनपुट लेयर रिसीव्स द इनपुट. मसलन ये वाली जो लेयर है ये हमारे पास इनपुट रिसीव करेगी एंड द फर्स्ट हिडन लेयर activations are applied on this and these activations are sent to the next hidden layer and successive activations through the layers to produce the output. That is the thing that, or this is a process that we have already discussed in several other network models. Each hidden layer is characterized by its own weights and biases. ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये जितनी भी hidden layers हैं ये तमाम की तमाम इनका सिर्फ अपने साथ रिलेशन है, मतलब उस लेयर को अपना पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है. और हमने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया था उसमें भी ये नहीं बताया था कि प्रीवियस लेयर क्या थी और कैसी थी, हमने ये नहीं बताया था.
लेकिन अब का जो केस है इसमें ये चीज़ हम बताएंगे। मतलब आप समझ लो कि ये जो RNN होता है, मतलब रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इसमें प्रीवियस लेयर का अपनी अपकमिंग लेयर के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। और वो कौन सा रिलेशन होता है, ये रिलेशन ही दरअसल एक मैथमेटिकल नोटेशन के साथ फॉर्मुलेट किया जाता है। यहाँ पे मैंने ये कोड प्रॉब्लम भी लिख दी है। हेयर द वेट्स एंड बाइसेस ऑफ दीज हिडन लेयर्स आर डिफरेंट। ये मैं पहले डिस्कस करके आया भी हूँ। And hence each of these layers behave independently and cannot be combined together. To combine these hidden layers together, we shall have the same weights and biases for these hidden layers. मतलब हमें इन लेयर्स को कंबाइन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनके जो वेट्स होंगे या इनकी जो बाइसेस होंगी वो सेम चाहिए होंगी। और अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो अगर हम इस तरह के डाटा जो सिक्वेंशियल डाटा होगा वो हर लेयर के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो अपकमिंग लेयर को ये नहीं पता होगा कि प्रीवियस लेयर पे क्या हो रहा था, और प्रीवियस लेयर को ये नहीं पता होगा कि उससे प्रीवियस लेयर पे ये डाटा क्या था। सो इन लेयर्स को एक दूसरे पे डिपेंडेंट बनाना है। असल मोटिव ये है जो हम करने जा रहे हैं। वी कैन नाउ कंबाइन दीज लेयर्स टुगेदर दैट द वेट्स एंड द बाइसेस ऑफ ऑल हिडन लेयर्स इज द सेम। मतलब हम इनको इस तरह कंबाइन करेंगे कि इनके तमाम के लेयर्स के वेट और बाइसेस जो होंगी वो सेम हो जाए। ऑल दीज हिडन लेयर्स कैन बी रोल टुगेदर इन अ सिंगल रेकरेंट लेयर। मतलब हम ये करेंगे कि हम तमाम लेयर्स को एक सिंगल रेकरेंट लेयर में रिलेट कर देंगे। मसलन ये तमाम लेयर्स एक सिंगल रेकरेंट लेयर लाइक दिस वन, ये एक सिंगल रेकरेंट लेयर में चले जाएंगे। और क्योंकि वो रेकरेंट लेयर एक होगी, अब इसको मतलब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे वो एक ही होगी, लेकिन इंटरनली ये तमाम लेयर्स को कंबाइन किया गया होगा, तो उनके ऊपर अप्लाई किए जाने वाले तमाम के तमाम वेट्स, तमाम के तमाम बाइसेस दैट वुड बी सेम फॉर होल रेकरेंट लेयर। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेल बताई है। सो इट्स लाइक सप्लाइंग द इनपुट टू द हिडन लेयर एट ऑल द टाइम स्टेप्स। वेट्स ऑफ द रेकरेंट न्यूरॉन वुड बी द सेम सिंस इट्स अ सिंगल न्यूरॉन नाउ। मतलब अब अगर आप वो प्रीवियस स्लाइड को इससे कंपेयर करो तो मैंने यहाँ पे तमाम लेयर्स को कंबाइन कर दिया, और जब ये तमाम लेयर्स कंबाइन हो गई तो कंबाइन होने के साथ ही ये अब एक लेयर बन चुकी है, एक लेयर, सिंगल लेयर। So a recurrent neuron stores the state of the previous input and combines with the current input, hereby preserves some relationship of the current input with the previous input that we have discussed। मतलब ये वाली जो लेयर होगी ये अपनी प्रीवियस लेयर के साथ राब्ता करेगी, और राब्ता करने के बाद इसको पता होगा कि प्रीवियस लेयर पे क्या हुआ है या किस तरह की आउटपुट आई थी, ताकि सीक्वेंस को प्रिजर्व किया जाए या उनके रिलेशनशिप्स को आपस में प्रिजर्व किया जाए। मतलब इस चीज को, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू अचीव। और यही हमारे पास दरअसल रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है। सो रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क की थोड़ी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह की है। लेट्स टेक अ सिंपल टास्क एट फर्स्ट। Let's take a character level RNN where we have a word hello। मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास एक वर्ड है hello, like this one। So we provide the first 4 letters। कौन कौन से? HELL। अगर मैं ये वाले letters provide करूं and ask the network to predict the last letter, मतलब ये predict करेगा कि ये आखिरी लेटर कौन सा है जो कि O होना चाहिए। So here the vocabulary of the task is just 4 letters। मतलब हमारे पास ये जो complete vocabulary है, ये इस vocabulary का कितना साइज है, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है L, ये तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। So we don't need to write it in repetitive manner, but what we need to do, we need to write it for only once। ये एक दफ़ा लिखा जाएगा और तमाम के तमाम लेटर एक दफ़ा लिखे जाएंगे। अब जो अगला लेटर प्रिडिक्ट होना है, हम अपने नेटवर्क को इस पे ट्रेन करेंगे इन 3 पे, और ये वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये कौन सा है। इन रियल केस सिनेरियो इन्वॉल्विंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग द vocabularies इंक्लूडिंग द वर्ड्स इन द एंटायर विकिपीडिया डेटाबेस।
मतलब आप जितनी भी ये वोकेबलरी, यहाँ पे तो मैंने एक छोटे से वर्ड की बनाई है, लेकिन जब आप वर्ड्स की वोकेबलरी देखते हो तो जितने विकीपीडिया में वर्ड्स होते हैं वो तमाम के तमाम इनकी वोकेबलरी बनाई गई है, और इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड डाटा सेट्स आपको मिल भी जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड वोकेबलरी होती है। Here for the simplicity we have taken a very small set of vocabulary, लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत कम वोकेबलरी ली है। मतलब आप ये समझ लो कि ये वोकेबलरी कोई 3 से 4 लेटर्स है फॉर एग्जाम्पल, और इन 3 से 4 लेटर्स को अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सो हम यहाँ पे एक ना फॉर्मूला डिवाइस करने जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ द अबव स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द 5th लेटर इन द वर्ड, जो कि हमने प्रॉब्लम पहले डिस्कस की है। मतलब इसको हमने प्रिडिक्ट करना है, ये ओ को, किसकी बेस पे, कि अगर ये वाले तमाम के तमाम वर्ड्स दिए गए हों, इसकी बेस पे। इन द अबव स्ट्रक्चर द ब्लू RNN ब्लॉक अप्लाइज समथिंग कॉल्ड अ रेकरेंस फॉर्मूला। अब ये कौन सा ब्लू, ये हमारे पास दिस वन आप देख के आए हो। ये वाला जो ब्लॉक है ना, आपने याद रखना है कि इस ब्लॉक को ना रेकरेंस ब्लॉक कहते हैं, कॉल्ड अ रेकरेंस फॉर्मूला। मतलब ये रेकरेंस ब्लॉक है जो कि स्ट्रक्चर RNN ब्लॉक अप्लाई समथिंग कॉल्ड रेकरेंस फॉर्मूला टू द इनपुट वेक्टर। मतलब ये इसके ऊपर कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेगा इनपुट वेक्टर के ऊपर जिसमें कि प्रीवियस स्टेट और न्यू स्टेट का जो ऑर्डर या रिलेशनशिप है वो प्रिजर्व किया जाएगा। इन दिस केस द लेटर H हैज नथिंग प्रिसीडिंग। आप देख सकते हो कि अगर ये हेलो लिखा हो, मसलन मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ HELLO, तो आपके पास जो ये वाला लेटर होगा इससे पहले कुछ भी नहीं था। सो इसका रिलेशन किसी के साथ प्रिजर्व नहीं होना। सो इनिशियली जब हम अपना ये लेटर इसको इंजेक्ट करेंगे, मतलब H अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो इसका किसी के साथ भी रेकरेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम ये वाला लेटर इसको इंजेक्ट करेंगे तो फिर इसका रिलेशन इसके साथ होगा। इन दिस केस द लेटर H हैज नथिंग प्रिसीडिंग इट, मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं है। लेट्स टेक द लेटर E। मतलब अगर हम E लेटर पे बात करते हैं जो कि ये वाला लेटर है, सो एट द टाइम दैट लेटर E is supplied to the network, a reference formula is applied to the E। अब ये रेफरेंस फार्मूला क्या है, कैसे काम करता है, ये मैं डिस्कस करता हूँ। एंड द प्रीवियस स्टेट विच इज द लेटर H, और वो प्रीवियस स्टेट असल में वो रेकरेंस रिलेशन में प्रिजर्व होगी जो कि H थी। दीज आर नोन एज वेरियस टाइम स्टेप्स ऑफ द इनपुट। मतलब ये जब भी हम एक डाटा देते हैं तो ये एक टाइम स्टेप बनता है। सो इफ एट टाइम t द इनपुट इज E, एट टाइम t-1 द इनपुट इज H। मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि हम E की बात कर रहे हैं तो E के वक्त जो आपके पास डाटा था वो क्या था, यहाँ पे ये टाइम t था, तो t-1 क्या होगा, उससे प्रीवियस डाटा जो कि H था। The reference formula is applied to E and H both and we get a new state। मतलब हम इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें एक नई स्टेट मिलेगी, एक नई स्टेट मिलेगी। सो ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला हमारे पास रेफरेंस फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। द फॉर्मूला फॉर द करंट स्टेट कैन बी रिटन एज दिस वन। मतलब अगर आपने करंट स्टेट फाइंड आउट करनी हो तो वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। HT is a current state is equivalent to this is a activation function और ये HT हमारे पास प्रीवियस स्टेट और ये उस वक्त का जो डाटा, मतलब वो जो हमारे पास वेक्टर आएगा उस वर्ड का। ये सारी डिटेल यहाँ पे मैंने लिख भी दी है। Here HT is a new state, HT-1 is the previous state while XT is the current input, this one. We now have a state of the previous input instead of the input itself because the input neuron would have applied to the transformation of our previous input. So each successive input is called as a time step. मतलब अब जो नई आउटपुट मिलेगी वो दरअसल इसका टाइम स्टेप होगा। So hope so you understand this formula। और उसके बाद हम अपने इसी फार्मूला को, रेकरेंस फार्मूला को एक्सपैंड करेंगे, टेकिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। लेट्स से दैट द एक्टिवेशन फंक्शन इज tan H।
मतलब मैं कह देता हूँ कि मैं tan h फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ f की जगह पे, एंड द वेट एट द रेकरेंट न्यूरॉन इज WHH। मतलब ये जो रेकरेंट न्यूरॉन, याद रखना है ये एक न्यूरॉन बन चुका है, ये अब एक न्यूरॉन बन चुका है जिसको हम रेकरेंट न्यूरॉन कह रहे हैं। रेकरेंट न्यूरॉन, इसका जो वेट है वो भी अब आप ये कहोगे कि ये वेट, ये मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि अगर मैट्रिक्स होगा भी तो ये 1/1 का मैट्रिक्स होगा, लाइक दिस वन, यहाँ पे कोई एक वेट आ रहा होगा। एंड द वेट एट द इनपुट न्यूरॉन इज WXH। मतलब जो हम इनपुट न्यूरॉन के ऊपर जो वेट होगा ये वो दिया जाएगा। एंड वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द स्टेट एट टाइम t एज दिस। हम इस कंप्लीट इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं। The recurrent neuron is in this case just the immediate previous state into the consideration. For longer sequence, the equation can involve multiple such cases. Once the final state is calculated, we can go on to produce the final output. Now once the current state is calculated, we can calculate the output state as, मतलब अगर हम ये current state find out कर लेते हैं तो हम इसकी output state भी देख सकेंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमारे पास कुछ डाटा ये था, दिस वॉज नॉट अ आउटपुट स्टेट बट इट वॉज अ करंट स्टेट, जो कि यहाँ से कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट होके यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे कोई ना कोई आउटपुट स्टेट बनेगी। सो वो कैसे कैलकुलेट होगी? नाउ वंस द करंट स्टेट इज कैलकुलेटेड वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट स्टेट। अब आउटपुट स्टेट के ऊपर भी कोई ना कोई वेट मैट्रिक्स दिया होगा, किसका? इसका, इस आउटपुट न्यूरॉन का, मतलब आउटपुट न्यूरॉन्स या न्यूरॉन, मतलब यहाँ पे जो भी आउटपुट होगी, अगर 4 न्यूरॉन्स हैं, क्लासिफिकेशन के लिए 4 क्लासेस में करना है तो यहाँ पे शायद मल्टीपल वेट्स हों। सो ये हमारे पास ये जो हमने टाइम स्टेप कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया आउटपुट वेट के साथ, और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट का कोई नंबर आएगा, मतलब कुछ प्रोबेबिलिटीज आएंगी। कौन सी प्रोबेबिलिटीज? सेम वही वाली प्रोबेबिलिटीज जो कि हम पहले देख के भी आए हैं, किसमें? इन योर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जहां पे कि सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाई किया जाता था। सो अब हम यहाँ पे RNN को ना थोड़ा समराइज करते हैं, और समराइज करने के बाद कि हम मतलब ये हम कौन कौन से स्टेप अप्लाई करेंगे, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनको अप्लाई करने से हमारे पास आउटपुट किस तरह की आएगी। मतलब एक रियल टाइम एग्जाम्पल के ऊपर लगा के देखेंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस भी की है। मतलब ए सिंगल टाइम स्टेप, पहला स्टेप ये होगा कि ए सिंगल टाइम स्टेप ऑफ द इनपुट इज सप्लाइड टू द नेटवर्क। कौन सा? XT इज सप्लाइड टू द नेटवर्क, सिंगल टाइम स्टेप। वी देन कैलकुलेट इट्स करंट स्टेट, हम उसकी करंट स्टेट देखते हैं यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ द करंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट, एंड वी कैलकुलेट HT, हम HT को कैलकुलेट करेंगे। द करंट HT बिकम्स द HT-1 फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये मैं आपको बता के भी आया हूँ कि जो आपका करंट HT होगा ये अगले आने वाले HT के लिए ये प्रीवियस HT बन जाएगा, HT-1 बन जाएगा। इनफैक्ट दिस इज इन सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट में है इसकी। वी कैन गो एज मेनी टाइम स्टेप एज द प्रॉब्लम डिमांड्स, मतलब हम जितने भी टाइम स्टेप करना चाहें वो हम कर सकते हैं, डजेंट मैटर। एंड कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द प्रीवियस स्टेट्स, हम तमाम प्रीवियस स्टेट से इंफॉर्मेशन कंबाइन कर सकते हैं। और जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो ये स्टेट्स ज़्यादा होंगी। Once all the time steps are completed and the final current state is used to calculate the output, जो कि हमने ऊपर देखा भी है कि जब तमाम टाइम स्टेप से वो डाटा कैलकुलेट हो जाएगा तो होने के बाद जो फाइनल आउटपुट होगी वो कैलकुलेट की जाएगी, मतलब YT। वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? आपकी जो लास्ट वाली लेयर होगी उसके वेट्स आपके पास होंगे, आपने उन वेट्स को प्रीवियस जितनी भी आउटपुट आई है उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब रेकरेंट न्यूरॉन की आउटपुट के साथ। द आउटपुट इज देन कंपेयर टू द एक्चुअल आउटपुट एंड द एरर इज जनरेटेड। अब ये सेम वही वाली बात है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी कि जो आपकी आउटपुट होगी उसको कंपेयर किया जाएगा एक्चुअल लेवल के साथ, मतलब ग्राउंड ट्रूथ लेवल को प्रेडिक्टेड लेवल से कंपेयर किया जाएगा और उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा, और वहां पे कोई लॉस फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। और जब आप वो लॉस फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि तमाम न्यूरल नेट्स का काम सिर्फ एक ही होता है कि लॉस को कम से कम करना बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, जो कि हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं।
सो द एरर इज टेकन एज बैक प्रोपेगेटेड। ये मैंने आपको डिटेल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दिखाया था कि ये बैक प्रॉप होता है टू द नेटवर्क टू द अपडेट द वेट्स, और हर दफा ये वेट्स को अपडेट करेगा एंड वी शिल गो इनटू द डिटेल्स इन द बैक प्रोपेगेशन। फर्दर हम इसको देखेंगे एंड नेटवर्क इज ट्रेन्ड, और इस तरह आपका नेटवर्क ये कंप्लीट ट्रेन हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस कि हम इस पे कैसे काम करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आप समझ लो कि ये एक एग्जांपल है, मतलब इसमें आपको पता है कि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास दो ही ऑपरेशन होते हैं, या उसमें फीड फॉरवर्ड अप्लाई किया जा रहा होता है या उसमें फीड बैकवर्ड या उसमें बैक प्रोपेगेशन हो रहा होता है। अब ये बैक प्रोपेगेशन और फीड फॉरवर्ड ये आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पे जो हम एक चीज़ करेंगे वो होगी कि हमारे पास फॉरवर्ड पास कैसे काम करता है। तो फॉरवर्ड पास में क्योंकि आपको पता है कि हमने जो वर्ड्स लेने हैं वो वर्ड्स ये वाले हैं, ये मैंने इनको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, मतलब ये कंप्लीट एक वेक्टर है। तो ये जितने भी वेक्टर्स हैं हमने इन तमाम वेक्टर्स को, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं इनको वन हॉट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये वन हॉट वेक्टर में कन्वर्ट हुए तो हमारे पास जो आउटपुट आ गई वो कुछ ये आ गई, मतलब हमारे पास ये वाला h के रिलेटेड एक वेक्टर बन गया, ये हमारे पास e के रिलेटेड, और ये दो वेक्टर्स हमारे पास l के रिलेटेड बन गए। सो द इनपुट्स आर वन हॉट एनकोडेड, सो इट हैज बीन वन हॉट एनकोडेड वेक्टर। सो ये जो वन हॉट एनकोडेड वेक्टर है, अब हमारे पास जो हमारी कंप्लीट वोकेबलरी है वो इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, एंड हेंस वी कैन इजीली सी दैट वन हॉट एनकोडेड आउटपुट। मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वन हॉट एनकोडेड, ये हम इनपुट को फीड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो इस फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैसे काम करती है। देखो, आपने ये प्रीवियस तमाम नेटवर्क्स में देखा था कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। सो हमने यहाँ पे दरअसल वही अप्लाई करनी है, और वो कैसे अप्लाई करने हैं, हमें कोई ना कोई वेट्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो मैथमेटिकल फंक्शन था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन ये होगा, एक मैथमेटिकल फंक्शन ये होगा, और इनके तमाम के तमाम जितने भी इसमें पैरामीटर्स या इसमें नोटेशंस यूज़ हुई हैं ये मैंने आपको पहले बताई हैं, और अब इन ऑपरेशंस में आपको डिटेल से हम कवर करेंगे। सो आप ये देखो कि हमारे पास नाउ द इनपुट न्यूरॉन वुड ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू द हिडन स्टेट यूजिंग द वेट x। मतलब हमारे पास जो इनपुट एक वेक्टर हम देंगे, मीन्स टू से कि फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर था वन हॉट एनकोडेड, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कुछ वेट्स के साथ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जाके देखो, ये वाला जो वेक्टर है ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेट्स के साथ। सो हमारे पास WXH मैंने एक रेंडमली इनिशियलाइज कर लिया कि ये मेरा एक वेट मैट्रिक्स है, और आपको पता है कि किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो वेट होता है इसी को ही हमने अपडेट करना होता है। फॉरवर्ड पास में मल्टीप्लाई होता है, फॉरवर्ड पास के बाद वो पता चलता है कि कितना डिफरेंस है, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई बैकवर्ड पास अप्लाई किया जाता है, या हम उसको बैकवर्ड प्रोपेगेशन के थ्रू अप्लाई करते हुए देखते हैं कि इस एरर को कम से कम किया जाए। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज अब आ गई हैं वो वाली वैल्यूज ये हैं, ये रेंडमली इनिशियलाइज्ड वैल्यूज हैं। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास स्टेप वन के अकॉर्डिंगली नाउ फॉर द लेटर h फॉर द हिडन स्टेट वी वुड नीड WXH इंटू XT, मतलब उस टाइम के ऊपर जो वेक्टर होगा उसने अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होना है बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। वी गेट एज दिस वन, मीन्स टू से कि जो मेरे पास ये वाला पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। सो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया किसको, उस वैल्यू को, मतलब ये XT की वैल्यू को वेट्स के साथ। ये कौन से वेट्स हैं जो हमने ऊपर देखे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आ गई वो ये वाली आ गई। अब इस आउटपुट को आप एक चीज यहाँ पे गौर करो, जो इसका सेकंड स्टेप है, नाउ मूविंग टू द रेकरेंट न्यूरॉन। अब हम रेकरेंट न्यूरॉन पे जा रहे हैं। ये अभी इनिशियल वेट्स वाले जो इनिशियल लेयर का मैट्रिक्स था ये उसकी बात हो रही थी।
अब जो रेकरेंट न्यूरॉन है वी हैव WHH, ये मैंने आपको बताया भी है कि रेकरेंट न्यूरॉन के ऊपर एक वेट दिया गया है, सो वो ये वाला वेट है एंड विच इज़ 1/1 मैट्रिक्स, ये हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। और वो फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली ये वाला चूज कर लिया एंड द बायस विच इज़ ऑल्सो ए 1/1, और आपको पता है कि बायस ऑलरेडी 1/1 होती है। So for the letter H, the previous state is this. So अब हमारे पास for letter H the previous state हमारे पास 0/0 थी, मतलब हमारे पास previous state कोई भी नहीं थी, since there is no letter prior to it। कि मैं आपको पहले बता के भी आया हूं कि H से पहले हमारे पास कोई state नहीं है जिसका हमने sequence monitor करना है। अगर हम उसी इक्वेशन में ये चीज़ देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन का पहला पार्ट था वो ये वाला पार्ट था, और इस पार्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये h तो मेरे पास HT-1 मतलब प्रीवियस स्टेप में वो जो वैल्यू है वो 0 है, तो WHH की कोई ना कोई वैल्यू है, और जब वो 0 वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, वाई बिकॉज h से पहले h कोई भी नहीं था, यहाँ पे HT-1 वॉज 0 0 0। सो जब ये वाली वैल्यू अपने इस WHH मतलब वेट के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये रेकरेंट वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0। सो जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड की जाएगी और वो वैल्यू होगी बायस की। तो इस केस में ये बायस हम जब इसमें ऐड करेंगे, ये एक दफ़ा इसमें ऐड होगी, फिर इसमें होगी और फिर इसमें ऐड होगी, तो ये तीनों की वैल्यू 0.567001 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे है। सो होप सो कि अब हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं फर्स्ट स्टेप में। मीन्स टू से कौन कौन सी, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। आप इसको जरा अपने तौर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म भी कर सकते हो। सो जब ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, तो कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई, अब बारी है कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगाएं। तो पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया। किसको ऐड किया? जो ये वाली आउटपुट आई, मतलब ये वाली, और प्रीवियस जो हमने आउटपुट निकाली, और बाद में उनके ऊपर हमने ये वाली चीज ऐड कर देनी है। अब करंट स्टेट गेट करने के लिए, सिंस फॉर h देयर इज नो प्रीवियस हिडन स्टेट, वी अप्लाई द tan h फंक्शन टू दिस आउटपुट एंड गेट द करंट स्टेट। हमारे पास tan h फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाली जो आउटपुट है ये कौन सी है? ये दरअसल ये वाली आउटपुट है। और जो ये वाली आउटपुट है ये हमारे पास कौन सी है? ये दरअसल ये वाली आउटपुट है। और जब ये दोनों आउटपुट हमारे पास ऐड होंगी तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट बनेगी। अब जब ये आउटपुट बनी है तो इस आउटपुट के ऊपर अब हम कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन लगा सकते हैं, जो कि इस केस में मैं एक्टिवेशन फंक्शन यूज करूंगा, दैट वुड बी आवर tan h फंक्शन, tan हाइपरबोलिक फंक्शन, टेंजेंट हाइपरबोलिक। ये आप देख भी सकते हो कि ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या काम करता है, या ये आप अपने मशीन लर्निंग वाले कोर्स में पढ़ के आए होगे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। वैसे हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया भी था। जब इस पे tan h अप्लाई किया गया तो जो हमारे पास आउटपुट आ गई वो आउटपुट कुछ ये वाली आ गई। और अब जब ये वाली आउटपुट आई है तो ये हमने करंट जो है स्टेप एवेल्युएट कर लिया, मतलब हमें करंट स्टेट पता चल गई। अच्छा, यही वाला प्रोसेस अब हम यूज करेंगे फॉर ई, मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट लेटर ई है, ये उसके लिए भी यही यूज किया जाएगा। अब ये कैसे यूज किया जाएगा? अब की बार हमारे पास ये प्रीवियस t-1, मतलब ये वाली जो वैल्यू है HT-1, ये वैल्यू हमारे पास है, ये मौजूद है। कौन सी? जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है फॉर किसके लिए? फॉर h के लिए। Now we go on the next state. E is supplied to the network. The processed output of the HT now becomes HT-1. ये मैं आपको भी बता के आया हूँ। While the one hot encoded E is XT, मतलब अब की बार XT हमारे पास चेंज हो गया है, और वो कौन सा हो गया है? वो ये वाला बन गया है, पहले ये वाला था।
अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे अप्लाई किया। लेट्स नाउ कैलकुलेट द करंट स्टेट HT। अब जब मैं HT फाइंड आउट करूँगा तो ये मेरे पास जो HT बनेगी, पहले मेरे पास ये वैल्यूज़ फाइंड आउट होनी चाहिए। मतलब 22 को मैंने फाइंड आउट किया कैसे, ये ऑलरेडी वेट था किसका, वो इंटरनल रेकरेंट न्यूरॉन का, ये उसका WHH ऑलरेडी गिवन है, ये कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सी वैल्यू है, ये प्रीवियस वैल्यू है HT-1 की। कौन सी वैल्यू, HT-1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई थी। और अगर ये वाली वैल्यू आई थी, सॉरी ये वाली वैल्यू आई थी HT-1, जो कि उस वक्त HT था। तो अब आप देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और उनमें ये वाली 22 टर्म ऐड की तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब ये आउटपुट कंप्लीट नहीं है, आपने देखा है कि वो दो तरह की टर्म्स हैं उसमें। कौन कौन सी टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। अब सेकंड स्टेप के लिए हमने, ये सेकंड स्टेट के लिए हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर ली है, अब ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। सो जब हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ ये वाली बनी है, और पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू WX। अब XT इस केस में कौन सा है, ये E है। ये वो लेटर E हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके साथ। और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ वैल्यूज ये बन गई। अब इन दो वैल्यूज को हम आपस में करेंगे ऐड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मतलब कौन कौन सी वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। ये जब दो वैल्यूज हमारे पास हुई ऐड, वो 0.86 वाली और नीचे 0.84 वाली, तो हमारे पास ये आउट बन गई आउटपुट। बल्कि ये नहीं बनी, ये आप ऐड करके देखो। इसके ऊपर हमने बाद में अप्लाई किया टेंजेंट फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन tan-H, तो हमारे पास जो आउटपुट आई वो आउटपुट आई ये वाली। मतलब अब हमारे पास करंट लेटर E के लिए जो स्टेट बनी वो ये वाली स्टेट बन गई। नाउ दिस वुड बिकम द HT-1 फॉर द नेक्स्ट स्टेट। अब जो अगली स्टेट आएगी ये उसके लिए ये HT-1 बन जाएगी, एंड द रेकरेंट न्यूरॉन वुड यूज दिस अलोंग विद द न्यू करेक्टर टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वन। मतलब हमारा जो नया करेक्टर न्यूरॉन ने प्रिडिक्ट करना है वो इन प्रीवियस इनपुट्स की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करेगा। At each state, the recurrent neural network would produce the output as well. Let's calculate. मतलब हमारे पास जो recurrent neural network है वो कोई ना कोई आउटपुट भी प्रिडिक्ट करेगा। मतलब इस केस में मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई आउटपुट, एक आउटपुट न्यूरॉन होता है लास्ट पे, जो कि हम ऑलरेडी देख के आए हैं। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेट्स होंगे और कुछ ना कुछ वहाँ पे कोई HT हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो इस केस में समझ लो कि उसके भी वेट्स जो थे वो रैंडमली इनिशियलाइज किए गए थे। क्यों? क्योंकि हर लेयर के ऊपर जो वेट्स होते हैं वो आपको मैंने बताया था वो रैंडम स्टार्ट होते हैं और बाद में फिर बैक ड्रॉप करते करते वो वेट्स अपडेट होते हैं। सो वहाँ पे भी कोई ना कोई रैंडम वेट हमने दिए थे और उन रैंडम वेट्स को उस करंट स्टेट के HT से हमने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक YT वैल्यू आ गई। YT। अच्छा, अब ये जो YT प्रोबेबिलिटी आई है ये हमारे पास कुछ वही सीन बन चुका है जो कि हमारे पास एक नॉर्मल कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की लास्ट लेयर करती थी। उसमें क्या होता था कि हम तमाम तरह के एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद और उन पे तमाम वैल्यूज़ देने के बाद हम बाद में कुछ उसके ऊपर ऐसा फंक्शन लगाते थे कि वो प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता था। और आपको पता है कि वो फंक्शन कौन सा होता था? दैट वाज अ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सो इस केस में हम यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब वो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन जैसे ही अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने के बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ में आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगी। ये तमाम क्लासेस की आउटपुट है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये तमाम क्लासेस की आउटपुट है। मसलन ये क्लास फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। सो जब मैंने इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन अप्लाई किया तो क्लास वाइज प्रोबेबिलिटीज़ फॉर नेक्स्ट लेटर जो हैं वो आ गई। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ कि हमारे पास लेटर कुछ ये हैं कि ये हमारे पास H है,
ये ई है, ये एल है और ये ई और समथिंग लाइक दिस, तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। इसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी समथिंग लाइक, तो वो लेटर प्रेडिक्ट होगा, नेक्स्ट लेटर। अब ये तो हमने लेटर्स पे लगाया है। जब यही चीज हम दूसरे तरीके से करते हैं तो वहां पे यही वाली डिक्शनरी और इसी तरीके की वैल्यूज को हम इस नेटवर्क में यूज करते हैं। The probability for a particular letter from the vocabulary can be calculated by applying the softmax function. So we have softmax yt. You know very well what is this. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने अभी तक मैंने आपको इसका कोड पार्ट नहीं करवाया, वो मैं कोड पार्ट आप पे छोड़ता हूं कि वो आप करो, बिकॉज इसका कोड पार्ट निहायत आसान है। देयर आर लॉट ऑफ inbuilt things that you can use or exploit in order to start your building your network on the basis of RNN. For example, text classification, sentiment or something like this. So मैं आपको यहाँ पे पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, और वो क्या है, वो ये है कि आप चले जाओ यहाँ पे और यहाँ जाके आप ज़रा इस चीज़ को देखो। आप गूगल पे लिखो word2vec। जैसे ही आप word2vec लिखोगे तो आपको यहाँ पे कई तरीके के यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी कि एक ऐसी word2vec लाइब्रेरी है 2 लेयर जो कि प्रोसेस करती है टेक्स्ट को और वेक्टराइज वर्ड को। सो इस तरह की कई एक लाइब्रेरीज बना के रखी गई हैं। आप यहाँ से जाके देख भी सकते हो कि ये किस तरह काम करती हैं। बट रिमेंबर, ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इनका फिर काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हम कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कि जैसे कि लीनेट की आपको एग्जांपल दी थी, वो हम उससे अपनी प्रॉब्लम कोई ना कोई सॉल्व करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो आप अब अपने तौर पे इसको देखो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो मैं एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा देता हूं कि हमने कंप्लीट इसमें सीक्वेंस डाटा क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, स्टेट्स क्या होती हैं, हम रिकरेंट लेयर्स कैसे काम करती हैं, लेयर्स को कंबाइंड क्यों किया जाता है, रेकरेंस फार्मूला क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, रेकरेंस क्या होता है इटसेल्फ, इसके हमने स्टेप्स देखे RNN के, और उसके बाद हमने फॉरवर्ड प्रॉप देखा इसमें, और फॉरवर्ड प्रॉप में हमने एक कंप्लीट एग्जांपल देखी और सॉफ्टमैक्स लेयर देखी। सो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दिस। सो that's for today's lecture. Until next lecture.